वेलकम एवरीवन। आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर है सॉलिड के चैप्टर से, दैट इज़ लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है, किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एंड में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेटिस एनर्जी की डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी एक और डिफिनीशन भी है, वो एग्जांपल देख के मैं फिर समझाऊंगा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। यानी ये वो एनर्जी है जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है या आयनिक साल्ट बनता है इसके आयन से, और वो आयन का गैसियस स्टेट के अंदर होना लाजमी है। अब एग्जांपल 2-3 एग्जांपल मैं दूंगा और उसमें आप लोगों ने देखने कौन सी लेटिस एनर्जी है और कौन सी लेटिस एनर्जी नहीं है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, यानी बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये केटायन है और ये एनायन है। 1 मोल केटायन रिएक्ट विद 1 मोल एनायन एंड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर देखना, ये भी एक आयनिक कंपाउंड, अभी इसके ऊपर चार्ज है। यहाँ पर 1 मोल, 1 मोल है आयनिक केटायन है यानी आयन है, रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ आयनिक एनायन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है डेल एच हम लिखेंगे, डेल एच यानी रिलीज होगी, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा के लिए नेगेटिव होती है। अब अगर इस रिएक्शन को आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में देखो, यानी ये एक आयनिक कंपाउंड जो बना है, इसको तोड़ने के लिए जब ये इसको हम एनर्जी देंगे, जब ये टूटेगा तो ए और बी में इस दौरान एनर्जी इब्जार्ब होगी। जब एनर्जी इब्जार्ब होती है तो आयन बनते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको भी हम लेटेस्ट एनर्जी बोल सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में तोड़ने के लिए और राइट डायरेक्शन में जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आयन का होना लाजमी है और साथ में 1 मोल का होना लाजमी है, और 1 मोल के साथ यहाँ पर फिजिकल स्टेट, यानी ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, और ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है, तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म ए बी में फिजिकल स्टेट, यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट जो गैस है, इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस दौरान ये वाला कंपाउंड बना है जो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको हम लेटिस एनर्जी बोलेंगे? नहीं, इसको हम लेटिस एनर्जी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लेटिस एनर्जी के लिए जो कंडीशन है वो 1 मोल आयनिक कंपाउंड का गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट होना लाजमी है। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में कोई भी एक आयन भी अगर दूसरी फिजिकल स्टेट में हो, सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी जो इब्जार्ब होती है दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए, उसको हम लेटिस एनर्जी नहीं बोल सकते। लेटिस एनर्जी के लिए कंडीशन ये है कि 1 मोल का होना और 1 मोल के साथ उसका गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट होना भी मस्ट है। ये कंडीशन है लेटिस एनर्जी के लिए। अब कौन से फैक्टर के ऊपर लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है डेल एच लेटिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज डेंसिटी। लेटिस एनर्जी चार्ज डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज ऑन आयन एंड साइज ऑफ आयन, यानी लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अगर इसको मैं ऐसे यू से लिखा जाए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो लेटेस्ट एनर्जी इन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन ज़्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, चार्ज ऑन आयन ज़्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होगी, एक के साथ डायरेक्टली और दूसरे के साथ इनवर्सली। इस फैक्टर को जहन में रखने, क्योंकि इससे रिलेटेड आखिर में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंस बात है वो ये है कि लेटेस्ट एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू सॉल्युबिलिटी। ये हम सेकंड ईयर में भी डिटेल से पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सल्फेट एंड कार्बोनेट। तो यहाँ से भी देखने कि लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू सॉल्युबिलिटी। जितनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों? लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, greater the charge on n, smaller will be the size due to the greater effective nuclear charge। यानी जब चार्ज ज़्यादा होगा और साइज कम होगा तो इसके साथ यानी न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर यानी एटमों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी उस आयन की क्या होगी? कम होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड कंपाउंड या साल्ट वगैरह।
यहाँ पर अब हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहले एमसीक्यूज़ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और अल्युमिनियम क्लोराइड मैंने लिखा है, और ये मैंने पास पेपर से लिए हुए कि इन तीनों में से लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो सबसे पहले आप लोग देखना कि केटायन और एनायन दोनों को आप लोगों ने देखना है। यहाँ पर अगर हम एनायन को देख ले तो एनायन तीनों में सेम है, तो एनायन को भी नेगलेक्ट कर लेना। अब केटायन को देखना है। केटायन यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर एल्युमिनियम है। अगर इन तीनों के ऊपर चार्ज को अगर हम देख लें, इसके ऊपर -1 -1 -1 यानी 1 चार्ज, यानी इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। और इसकी वैलेंसी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा वैलेंसी इसकी देख ले तो इसकी वैलेंसी +1 है, यानी सिर्फ 1 है, और इसकी 2 है। प्लस और माइनस जब आ जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, और वैसे कोई भी अगर डिजिट आ जाए उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। इसकी +1 है, इसकी +2 है, इसकी +3 है। यानी इनके ऊपर चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाए तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका चार्ज ज़्यादा है, इससे इसके चार्ज, और इसका चार्ज इसके चार्ज से ज़्यादा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, इसके चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यानी चार्ज इसका ज़्यादा है, साइज़ इसका कम होगा। किसी चीज़ का अगर चार्ज ज़्यादा होना मतलब ये है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन स्मॉलर विल बी साइज। इसका चार्ज ज़्यादा है तो साइज इसका कम होगा, ड्यू टू द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मैंने क्या लिखा है कि वो चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो साइज इसका ऑटोमेटिकली इन्वर्सली है। तो हम ऐसा ऑर्डर लिख लेंगे, इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम है, इसके बाद इसकी, और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी एल्युमिनियम क्लोराइड की है। दूसरा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है? सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड अब आप लोगों ने देखना है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड तीनों में सेम है, एनायन सब में सेम है, सब इसका यानी चार्ज भी सेम होगा, साइज भी सेम हो। लेकिन हम केटायन की तरफ आते हैं, दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। चार्ज तो इसके ऊपर भी +2 है, इसके ऊपर भी +2 है और इसके ऊपर भी +2 है, लेकिन साइज डिफरेंट है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज जब इंक्रीज होगी तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी। मतलब क्या है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम है, लेटेस्ट एनर्जी इसकी सबसे कम है, इसके बाद इसकी और इसके बाद इसके। लेटेस्ट एनर्जी का अगर हम आर्डर देख ले तो इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी। लेकिन हमारा काम सॉल्युबिलिटी के साथ है। मैंने कहा लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब ये क्या होगा, मतलब ये मोर सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल। मैं यहाँ पर एरो का ऐसे ऊपर की तरफ लगा लूँ तो सॉल्युबल, और अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ तो ये लेस सॉल्युबल हो गई। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल। मतलब क्या हुआ, ये लेस बेसिक है और ये मोर बेसिक है। जितनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है उतनी बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल है। आखिर में इससे रिलेटेड मैं एक ट्रिक आप लोगों को भी बता दूं कि यूनी मतलब क्या है। अगर यूनी आ जाए, यूनी इस ट्रिक पे समझने की कोशिश करें। यूनी और यूनी बाई या बाई यूनी बाई या बाई यूनी ऐसा भी कर सकते हो, और आखिर में बाई। इसका मतलब ये है कि यूनी अगर एटम यूनी होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं, लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगी। यूनी का मतलब क्या, यूनिवेलेंट। अगर सोडियम क्लोराइड को आप लोग देख लो तो इसमें सोडियम भी यूनिवेलेंट है और क्लोराइड भी यूनिवेलेंट, एनायन भी यूनिवेलेंट है और केटायन भी यूनिवेलेंट। तो ये यूनी है। इसके मुकाबले में अगर हम इस साइड पे आ जाए तो यूनी बाई, मैं ऐसा लिख लेता हूँ या बाई यूनी लिख लेता हूँ, तो MgCl2 में लिख लेता हूँ। इसमें ये बाई है और ये यूनिवेलेंट है, ये यूनिवेलेंट है और ये बाईवेलेंट है। और थर्ड वन अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर आप लोगों के सामने MgO लिख लेता हूँ, MgO। इन तीनों में से लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी यूनी की होगी, उसके बाद यूनी बाई की होगी और उसके बाद बाई की होगी। यानी इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद लेटेस्ट एनर्जी इसकी और उसके बाद लेटेस्ट एनर्जी इसकी। तो लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड को भी आपको पता चल गया। सबसे पहले अगर MCQs आ जाए तो इसको इस तरीके से निकाल लो कि यूनी को सबसे पहले अलग कर लो, उसके बाद यूनी बाई को, और आखिर में बाई को देखकर यानी बाई वैलेंट मालिक्यूल की लेटेस्ट एनर्जी ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा होगी जब इस तरह का आ जाए। जब दोनों में सेम आ जाए, सेम आने के बाद फिर आप लोगों ने चार्ज डेंसिटी
जैसे मैंने बता दिया कि चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज और साइज दोनों को कंपेयर करके फिर उसके बाद लेटेस्ट एनर्जी का आप लोगों ने डिसीजन करना है कि ये यूनिवेलेंट है या बाईवेलेंट है। तो अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड होगा, और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो लेटेस्ट एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा। ये हमने लेटेस्ट एनर्जी के बारे में आज डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।